नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये बड़ी सोच, बड़ी उपलब्धियां, सफलता के सूत्र नाम की एक स्रोत सामग्री से आया है। हाँ, मैंने भी देखा है इसे। काफी अच्छा है। और ये सामग्री मतलब इस बुनियादी सवाल को देखती है कि हमारी सोच कैसे हमारे भविष्य को आकार देती है। बिल्कुल। सोच की ताकत। स्रोत का सार तो जैसे एक लाइन में ही है। सोच छोटी रखोगे, तो दायरे छोटे। हाँ, और सोच बड़ी तो कामयाबी की उड़ान भी ऊंची। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सूत्र के पीछे का तर्क समझें। ये बड़ी सोच आखिर है क्या और कैसे मतलब ये जिंदगी में सच में बदलाव ला सकती है। हाँ, इसे थोड़ा खोल कर देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो स्रोत भी पूछता है कि भाई किसी का सपना क्या है। हो सकता है बहुत सारा पैसा कमाना हो या अपना कोई बिजनेस शुरू करना हो। हाँ, या कुछ ऐसा करना जो पहले किसी ने ना किया हो परिवार में। बिल्कुल। तो ये चर्चा इसी पर है कि इन सपनों को हकीकत बनाने में हमारी सोच, उसका इंजन कितना पावरफुल है। इसे थोड़ा और खोल कर देखते हैं। ठीक है। स्रोत का जो सबसे सेंट्रल आइडिया है, जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, हाँ, बिल्कुल। कि इंसान आखिर में वही बनता है जैसा वो सोचता है, जैसा वो अपने मन में खुद को देखता है। ये तो बहुत गहरी बात है। अगर हमारी सोच ही मतलब एक दायरे में बंधी है, तो हमारे काम और नतीजे उस दायरे को कैसे तोड़ेंगे। सही है, सोच ही शुरुआत है। मुझे वो थॉमस एडिसन वाला उदाहरण याद आ रहा है जो स्रोत में है। हाँ हाँ, बल्ब वाला। जरा सोचिए, अगर एडिसन ने मान लीजिए कुछ शुरुआती फेलियर के बाद ये मान लिया होता कि भाई बिजली का बल्ब बनाना नामुमकिन है, कि ये हो ही नहीं सकता। हाँ, कि ये मेरी सोच के दायरे से बाहर है, तो क्या होता। अंधेरे में होते शायद। शायद। तो उनकी उस बड़ी सोच ने, उस यकीन ने कि ये संभव है, उन्हें हजारों बार कोशिश करने की हिम्मत दी। यहाँ सिर्फ इच्छा नहीं थी, बल्कि एक विश्वास था। अटल विश्वास। हाँ, कि ये हो सकता है। ये बात मनोविज्ञान से भी गहराई से जुड़ी है। बड़ी सोच सिर्फ एक सपना या इच्छा भर नहीं है। अच्छा। एक मानसिक स्थिति है जो संभव है वाले विश्वास को जन्म देती है। और जैसा स्रोत इशारा करता है ना, हाँ। ये एक चेन रिएक्शन शुरू करती है। बड़ा सपना देखोगे तो उसे पाने के लिए बड़ा एफर्ट, बड़ा प्रयास करने की प्रेरणा मिलेगी। और वही बड़ा प्रयास आखिर में बड़ी उपलब्धि में बदलता है। सोच इस पूरी गाड़ी का इंजन है, समझिए, पहला गियर। अगर सोच ही न्यूट्रल में फंसी है तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा, सोच इंजन है, लेकिन इंजन को सही दिशा में ले जाने के लिए स्टीयरिंग व्हील भी तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और वो हैं हमारे लक्ष्य। हाँ। स्रोत में एक बड़ी अच्छी उपमा है। कौन सी। कि बिना लक्ष्य का इंसान उस भटकी हुई नाव जैसा है, जैसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। हाँ, दिशाहीन, लहरें जहां ले जाएं। बस बहता रहता है। दिशाहीनता शायद सबसे बड़ी रुकावट है। और यहाँ स्रोत एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि सिर्फ लक्ष्य सोचना ही काफी नहीं है। अच्छा, क्या जरूरी है फिर। उन्हें लिखना जरूरी है। लिखना। क्यों। स्रोत का तर्क है, गोल्स लिखो तभी उनका असर होता है। लिखने का ये काम ना एक हवा में तैरते विचार को कागज पर उतारकर ठोस रूप देता है। मतलब वो सिर्फ ख्याल नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से खुद से किया गया वादा बन जाता है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि लिखने से हमारे दिमाग के कमिटमेंट सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, मतलब हम ज्यादा प्रतिबद्ध हो जाते हैं। हाँ, जब आप कुछ लिख देते हैं ना, तो उसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आपको बार बार याद दिलाता रहता है। हाँ, ये बात तो है। लिखे हुए शब्द में एक वजन होता है। स्रोत एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है इसके लिए। क्या। एक डायरी में अपने 1 साल, 5 साल और 10 साल के लक्ष्य लिखने का। ये अच्छा है। और सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि उन्हें छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। हाँ, ये जरूरी है। जैसे मान लीजिए आईएएस बनने का लक्ष्य है, तो स्रोत कहता है कि उसे ऐसे तोड़ें। पहले 6 महीने में कौन सी बेसिक किताबें पढ़नी है, अच्छा। अगले 6 महीने में नोट्स कैसे बनाने हैं, रोज का पढ़ने का टाइम टेबल क्या होगा, कितने मॉक टेस्ट देने हैं। इससे वो बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य छोटी छोटी चढ़ाइयों में बदल जाता है। और वो पार करना ज्यादा मुमकिन लगता है फिर। हाँ बिल्कुल। ये लक्ष्य को सिर्फ स्पष्ट ही नहीं करता, बल्कि उसे कम डरावना भी बनाता है। हाँ, ये बात सही है। जब लक्ष्य छोटे हिस्सों में बंट जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, ये तो किया जा सकता है। ये बड़ी सोच को जमीन पर उतारने का पहला कदम है। सोच लिया, लिख लिया, छोटे हिस्सों में तोड़ भी लिया, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जिस पर स्रोत बहुत ज्यादा जोर देता है, एक्शन। हाँ, एक्शन, काम करना। क्योंकि बिना एक्शन के तो बड़ी से बड़ी सोच भी बस एक ख्याल है।
एक खूबसूरत ख्याल जो हकीकत नहीं बनता। स्रोत की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके दिमाग में चाहे कितने ही ब्रिलियंट आइडिया क्यों ना हो, हाँ अगर आपने उन्हें हकीकत बनाने के लिए कदम नहीं बढ़ाया हाँ, तो वो सिर्फ हवा में बने महल हैं। जिनका कोई वजूद नहीं। बिल्कुल सही, एक्शन ही वो पुल है जो सोच की दुनिया को हकीकत की दुनिया से जोड़ता है। एकदम दुरुस्त कहा। और एक्शन का महत्व सिर्फ नतीजा लाने तक ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? एक्शन लेने की जो प्रक्रिया है ना, वो अपने आप में सीखने और सुधार करने का सबसे तेज तरीका है। जैसे स्रोत में विराट कोहली का उदाहरण कितना सही है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बनने का सपना नहीं देखा। नहीं, उन्होंने उसके लिए काम किया। हाँ, उन्होंने उस सपने को सच करने के लिए रोज घंटों प्रैक्टिस की, पसीना बहाया। हर प्रैक्टिस सेशन, हर मैच एक एक्शन था। और उससे वो सीखते गए। बिल्कुल, हर एक्शन उन्हें फीडबैक दे रहा था, क्या सही हो रहा है, कहाँ सुधार करना है। तो एक्शन आपकी बड़ी सोच को सिर्फ साबित ही नहीं करता, बल्कि उसे लगातार बेहतर भी बनाता जाता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। तो एक्शन सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि रास्ता बनाने का तरीका है। हाँ, रास्ता बनाने और उसे सुधारने का तरीका भी है। लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। बिल्कुल, है ना? हाँ। स्रोत दो बड़ी रुकावटों का जिक्र करता है। एक तो डर, डर, जो हमें पहला कदम ही नहीं उठाने देता, और दूसरा असफलता। हाँ, असफलता, जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है, निराश कर सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर नजरिए की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। नजरिया कैसे? स्रोत हमें सिखाता है कि डर तो स्वाभाविक है, लगना ही है, लेकिन उसे अपनी सोच पर हावी ना होने दें। और असफलता का क्या? असफलता, उसे अनसमझने की गलती ना करें। स्रोत उसे एक तरह की ट्यूशन फीस की तरह देखने को कहता है। ट्यूशन फीस मतलब कुछ सीखने के लिए चुकाई गई कीमत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण याद कीजिए, जैसा स्रोत में बताया गया है। हाँ, उनके मिसाइल प्रोजेक्ट्स। उनके शुरुआती मिसाइल प्रोजेक्ट्स कई बार असफल हुए थे। सोचिए, उस लेवल की असफलता के बाद हिम्मत बनाए रखना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। लेकिन उन्होंने हर असफलता से सीखा और उस सीख को अगले प्रयास में इस्तेमाल किया। यही तो बड़ी सोच का सबूत है कि आप ठोकर लगने पर रुकते नहीं, बल्कि और मजबूती से अगला कदम उठाते हैं। ये नजरिया बदलना कि मैं फेल हो गया से मैंने सीखा कि ये तरीका काम नहीं करता, हाँ, शायद यही बड़ी सोच को जिंदा रखता है। असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना, बिल्कुल, न कि अपनी काबिलियत पर एक फैसले की तरह। हाँ, और ये समझना कि डर अक्सर होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है हमारे मन में। सही बात है। स्रोत शायद यही कहना चाह रहा है कि डर और असफलता हमारी बड़ी सोच की असली परीक्षाएं हैं। क्या हम पहली चुनौती पर ही हार मानकर अपनी पुरानी छोटी सोच के दायरे में लौट जाते हैं, या इन चुनौतियों को अपनी सोच को और बड़ा करने का कारण बनाते हैं? बिल्कुल। और मान लीजिए डर पर काबू पा लिया, असफलता से सीख लिया, तो अगला कदम है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ, निरंतरता। और यहाँ स्रोत आदतों और अनुशासन के महत्व पर जोर देता है। बहुत ज्यादा। स्रोत का मानना है कि हमारा भविष्य कोई एक दिन में लिए गए बड़े फैसले से नहीं बनता, नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों के जोड़ से बनता है। यहीं पर स्रोत में वो 1% नियम का जिक्र है ना? हाँ, 1% रूल। वो बहुत प्रासंगिक है। ये विचार कहता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना से भी ज्यादा बेहतर बन चुके होंगे। अरे वाह, ये तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है। बिल्कुल, जैसे पैसों में होता है वैसी आदतों में भी। बिल्कुल। ये हमारी जो तुरंत नतीजे पाने की इच्छा होती है ना, हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसके बिल्कुल उलट है। स्रोत शायद ये बताना चाहता है कि महानता या बड़ी उपलब्धि अक्सर लगातार की गई साधारण सी लगने वाली चीजों का नतीजा होती है। एलन मस्क का उदाहरण दिया गया है। उनका रोज घंटों पढ़ना और नई चीजें सीखना कोई अचानक का जुनून नहीं है। नहीं, वो उनकी आदत है। हाँ, वो सालों से डाली गई आदत है, एक अनुशासन है। और इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए स्रोत एक बहुत ही सरल सुझाव देता है। क्या सुझाव है? रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट किसी एक अच्छी आदत को दें। बस 10 मिनट? हाँ, चाहे वो पढ़ना हो, थोड़ी कसरत हो, या बस शांत बैठकर ध्यान करना हो। शुरुआत छोटी हो पर नियमितता जरूरी है। सुनने में तो आसान लगता है, पर स्रोत क्या बताता है कि लोग इसे लगातार क्यों नहीं कर पाते? क्या विल पावर की कमी है? स्रोत सीधे तौर पर विल पावर की कमी की बात नहीं करता, बल्कि इशारा करता है कि अक्सर हम सिस्टम बनाने के बजाय सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं। अच्छा। इच्छा शक्ति तो आप जानते हैं कम ज्यादा होती रहती है, मूड पर निर्भर करती है। हाँ,
बिल्कुल। लेकिन एक सिस्टम, एक रूटीन वो बना रहता है। वो 10 मिनट का सुझाव दरअसल एक सिस्टम बनाने की बात है। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है तो इच्छा शक्ति की जरूरत कम पड़ती जाती है। अनुशासन असल में आदत का ही दूसरा नाम है। यानी आदतें हमारी बड़ी सोच को रोज थोड़ा थोड़ा पोषण देती हैं, उसे टिकाऊ बनाती हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं जिसे शायद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या है वो? हमारी संगत। यानी हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। स्रोत एक चौंकाने वाला विचार सामने रखता है। हाँ, मैंने पढ़ा वो कि हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसमें सच्चाई है। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत इसे नेगेटिव बनाम पॉजिटिव प्रभाव के आईने में देखता है। कैसे? अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा कमियां निकालते हैं, शिकायतें करते हैं या हर संभावना को नकारते हैं, निराशावादी लोग, हाँ, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी उसी दिशा में मुड़ने लगती है। आपकी बड़ी सोच सिकुड़ने लगती है। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो पॉजिटिव हैं, महत्वाकांक्षी हैं, नई चीजें सीखने को तैयार रहते हैं, तो उनका नजरिया, उनकी एनर्जी वो संक्रामक होती है। हाँ। ये सिर्फ नकल करने की बात नहीं है। जब आप ऐसे माहौल में होते हैं जहां लोग संभावनाओं पर बात करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, तो उसका असर पड़ता है। हाँ, वो आपकी अपनी सोच के दायरे को फैलाता है। ये एक तरह का मानसिक पोषण है। जैसे अच्छी मिट्टी और खाद पौधे को बढ़ने में मदद करती है ना, हाँ। वैसे ही अच्छी संगत हमारी सोच को विकसित करती है। तो स्रोत का संदेश साफ है, अपनी संगत को हल्के में ना लें। बिल्कुल नहीं। सोच समझकर ऐसे लोगों को अपने जीवन में शामिल करें या उनके करीब रहें जो आपको ऊपर उठाते हैं, प्रेरित करते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। अपने पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझदारी से चुनें। क्या बढ़िया कहा। बिल्कुल, ये आपके अंदर की बड़ी सोच को बाहरी दुनिया से मिलने वाला समर्थन है जो उसे और मजबूत बनाता है। और आखिर में स्रोत 2 बहुत शक्तिशाली मानसिक औजारों का जिक्र करता है, विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक। हाँ, मानसिक तकनीकें। विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को हासिल होते हुए मन की आंखों से देखना, उसे पूरी तरह महसूस करना, जैसे कि वो सपना सच हो चुका है। हाँ, और सेल्फ टॉक यानी हम खुद से अंदर ही अंदर किस तरह की बातें करते हैं। अच्छा। क्या हम खुद को हौसला देते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, या अपनी ही कमियां गिनाते रहते हैं, ये मेरे बस का नहीं। स्रोत बताता है कि इन दोनों तकनीकों का गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। खिलाड़ियों का उदाहरण लें। हाँ, एथलीट्स। कई टॉप एथलीट मैच से पहले अपनी जीत की कल्पना करते हैं, उस भावना को महसूस करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? लेस्टर्स अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। रिसर्च दिखाती है कि ये उनके दिमाग को प्रदर्शन के लिए तैयार करता है, यहाँ तक कि मांसपेशियों को भी सिग्नल भेज सकता है। अच्छा, और सेल्फ टॉक ये कैसे काम करता है? सकारात्मक सेल्फ टॉक हमारे अंदर बैठे उस आलोचक को चुप कराने जैसा है जो हमेशा शक पैदा करता है। वो अंदर की आवाज जो कहती है तुम नहीं कर सकते। हाँ, वही। जब हम खुद से कहते हैं मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं कोशिश करूंगी, तो ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। और आत्मविश्वास बड़ी सोच का ईंधन है। और शक बड़ी सोच का दुश्मन है। स्रोत एक सरल अभ्यास भी सुझाता है इसके लिए। क्या? रोज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालकर ये कल्पना करें और महसूस करें कि आपका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल हो चुका है। ये आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम करता है, ऐसा माना जाता है। तो ये सिर्फ हवाई के लिए बनाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक तरह की मानसिक रिहर्सल है, अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करना। बिल्कुल। तो आज हमने बड़ी सोच, बड़ी उपलब्धियों से निकले कई अहम विचारों को खंगाला। हाँ, काफी कुछ कवर किया। हमने देखा कि कैसे बड़ी सोच अपनाना सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव है। हमने लक्ष्यों को लिखने की ताकत, एक्शन के बिना सोच के अधूरेपन, डर और असफलता को देखने का नया नजरिया, रोज की आदतों की चक्रवृद्धि शक्ति, हमारी संगत का गहरा असर और विजुअलाइजेशन व सेल्फ टॉक जैसी मानसिक तकनीकों की भूमिका को समझा। स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि हमारी बाहरी दुनिया काफी हद तक हमारी अंदरूनी दुनिया का ही आईना है। हाँ, प्रतिबिंब है। जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारे कदम उठेंगे और अंत में वैसी ही उपलब्धियां मिलेंगी। आज हम जो सोच रहे हैं और उस सोच पर जो एक्शन ले रहे हैं, वही हमारे कल की तस्वीर बना रहा है। बिल्कुल सही। ये सभी तकनीकें और सिद्धांत वाकई बहुत उपयोगी हैं और स्रोत इन्हें बहुत स्पष्ट तरीके से सामने रखता है। हाँ,
लेकिन इन सब के बीच एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद स्रोत ने सीधे तौर पर बात नहीं की, पर सोचना दिलचस्प होगा। अच्छा, क्या सवाल है? वो ये कि इस बड़ी सोच को लगातार, खासकर मुश्किल समय में बनाए रखने की असली प्रेरणा, उसका स्रोत क्या है? ये अच्छा सवाल है। क्या ये पूरी तरह हमारी अपनी अंदरूनी इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प है, या फिर बाहरी कारक जैसे हमारी परिस्थितियां, हमें मिलने वाली चुनौतियां, या दूसरों से मिलने वाली प्रेरणा? हाँ, या समर्थन, क्या वो भी इसे जिंदा रखने में उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं? कहाँ से आती है वो लौ जो इस सोच को बुझने नहीं देती? इस संतुलन पर विचार करना हमें शायद अपनी प्रेरणा के स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।